ओके, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स को अपनी आईएएस के लेक्चर में, जिसमें हम जानेंगे तरंगों के बारे में, वेव्स के बारे में। ओके, तरंगे क्या होती हैं, कैसे होती हैं, किस प्रकार कार्य करती हैं, बहुत सारी चीजें, लॉट ऑफ थिंग्स वी विल लर्न। आप लोग अपनी कॉपी पेंसिल अपने पास रखिए सबसे पहले। और ये जो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ, एक सेकेंड, क्योंकि मुझे लिंक शेयर करना पड़ता है हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स को। ओके, हम बात कर रहे हैं अपने फिजिक्स के लेक्चर की। उससे पहले मैं आपको आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। मैं आप में से जो भी ऑनलाइन आ जाएं, प्लीज नीचे हाय हेलो जरूर लिख देना, जिससे मुझे पता रहे कि आप देख रहे हैं, प्रॉपर देख रहे हैं लेक्चर को। देखिए बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो लेक्चर है हमारा फिजिक्स का, इसका आपको हम किस तरह पढ़ाएंगे और किस तरह हम सिनेरियो बनाएंगे। मैंने पूरा सिनेरियो आपका तैयार रखा है इस साल का, कि हम लोग किस तरह एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे, किस तरीके से आप लोग हमारे से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा। दूसरी बात, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि यूपीएससी ये क्लास जो है मेरी, ये मेरी क्लास हाय प्रीति, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, जो भी यहाँ ज्वाइन करते जा रहे हैं। तो बच्चों, ये जो मेरी क्लास है ये प्रॉपर यूपीएससी की है, समझ में आ रहा है। और यूपी इससे सेपरेट क्लास है आपकी, ये आईएएस की क्लास है। इसमें आपको दिल में, आपके मन में कोई भी किसी प्रकार की जो शंका है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों, जस्ट अ मिनट, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूं। तो बेसिकली यूपीएससी का व्यवहार क्या है, व्हाट इज द बिहेव ऑफ यूपीएससी। ठीक है, आप और यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन के लिए हर कोई, हर गांव खेड़े में, हर जगह, हर मोहल्ले, हर गली में कोई, हर व्यक्ति आपने देखा होगा आईएएस का बोर्ड लगा के बैठा होता है कि वो आईएएस पढ़ा रहा है, आईएएस कर रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि आईएएस की जो स्टडी है, कोई भी एकेडमी, मैक्सिमम एकेडमी में, दिल्ली की भी एकेडमी उसकी एबीसीडी को भी नहीं छू पाती, एबीसीडी भी नहीं पढ़ाती। नाम है आईएएस, बच्चे सोचते हैं आईएएस की तैयारी, घुस जाओ। तो आईएएस की जो व्यवहार है आईएएस का, वो क्या है, कैसे, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। देखिए बच्चों, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो सब कुछ कंडक्ट होती है यूपीएससी के द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग, समझ में आया। संघ लोक सेवा आयोग स्वयं में एक बहुत बड़ी संस्था है, इट्स अ ह्यूज बिग ऑर्गेनाइजेशन और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। क्यों, मेरी बात समझना, मैं हर एक चीज को तर्क देके समझा रहा हूं, उसके बाद मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा, जिससे आप ये समझ सकें कि आपको किस स्तर पर पढ़ाई करने की जरूरत है। ठीक है, यूपीएससी एक ऐसी संस्था है जिसका आप कंपैरिजन पीएससी लेवल पे नहीं कर सकते, स्टेट सर्विस से नहीं कर सकते। आप किसी भी एकेडमी को ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले वो बताता है
कि चाहे एमपीपीएससी हो और यूपीपीसीएस हो, आरएएस हो, राजस्थान हो या यूपी, सबको एक साथ पढ़ाते हैं, उठा के एक साथ पढ़ाते हैं, मेरा समझिएगा। वो कहते हैं कि जितनी भी सर्विसेज हैं सबकी पढ़ाई एक जैसी होती है, पढ़ना वही है। और बच्चे सीधे साधे भोले वाले होते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता कि क्या करना है, क्या सही करना है। जब वो अपने आप को, बच्चे पढ़ते रहते हैं और वो पढ़ाते रहते हैं। कभी कभी तो संस्थानों में बैंक वाले बच्चों को भी घुसेड़ देते हैं यूपीएससी के संग में, और वो पढ़ते रहते हैं क्योंकि सबका जीएस एक ही है। अरे यार, जीएस कैसे एक ही है? माय फुट, ये अगर सोच रहे हैं वो लोग, तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी चला रहे हैं, मैं सबसे सीधी सी बात कर रहा हूं, ये सबसे बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। दे आर डूइंग वेरी फ्रॉड, क्योंकि वो, और ये छोटा बड़ा फ्रॉड नहीं है, इसमें सजाए मौत भी नहीं, उससे भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए? किसी का खून कर दो एक बार तो चलेगा, ठीक है, उसकी एक जिंदगी। यहां पे आप सैकड़ों व्यक्तियों का कैरियर खत्म करने का मतलब उसे जान से मारने की बात हो जाती है। मेरी बात आप ध्यान से समझिएगा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैं आपको सच बता रहा हूं, यूपीएससी, अगर हम किसी का कैरियर बर्बाद करते हैं तो वो तिल तिल करके किसी को मारने वाली बात है। और एक कक्षा में किसी एक व्यक्ति को नहीं मारा जाता। अगर हम वो एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके साथ सैकड़ों स्टूडेंट को भी आप कहीं ना कहीं सुसाइड की ओर करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ठीक है, लीप करिए, बंद कर दीजिए। समझ में आ रहा है? मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सजा एक ऐसी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आईपीसी के अंतर्गत भी दी हुई नहीं है। मैं सच, पहली बात तो ये उन कोचिंगों के लिए मेरा सबसे बड़ा है कि आप अगर नहीं पढ़ा सकते यूपीएससी लेवल, तो आप धोखा ना दें। आईएएस लिखना आसान होता है, आईएएस लेवल को छूना बहुत कठिन होता है। पहली बात, ये ऑनलाइन सबसे पहले आप समझिएगा। दूसरी चीज, आईएएस में कंपटीशन और बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? 2011-12 की बात कहें तो 1200 पोस्टर निकलती थी, 12-13 करीब 1100 1150 पोस्टर निकलती थी। जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया, आज पोस्ट यूपीएससी की लगभग आधी हो गई, आधी 796 पोस्ट, 792 पोस्ट, लगभग 800 पोस्ट। अब एग्जिट डेटा याद नहीं कर सकते कितनी पोस्ट आई, लेकिन पिछले साल 796 792 पोस्ट, यानी 800 से भी कम पोस्टें निकल रही हैं। तो आप सोचिए, जब एक समय 1200-1300 पोस्ट निकल रही थी सिविल सर्विसेज की, वहां आज के दिन उसकी आधी पोस्ट से थोड़ी सी ज्यादा निकल रही हैं। तो कंपटीशन पहले से भी टफ था, और आज के दिन कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ हो गया। समझ रहे हैं? उसमें ना शिक्षक सही तरीके से ध्यान दे रहे हैं, और ना छात्र भी कहीं ना कहीं गलती पड़ते हैं कि वो शिक्षक को नहीं बोलते। आप कैसे किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो? उसने कह दिया मैं आईएएस पढ़ाऊंगा, उसका खुद का स्तर नहीं है आईएएस का, उसे ये नहीं मालूम पेपर क्या होता है, वो आईएएस कैसे पढ़ाएगा? आप सोचिए, खुद सोचिए। आप भाग गए। दिल्ली में भी इतना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है, मैं खुल के बोल रहा हूं, दिल्ली में भी इतना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है, किसी फैकल्टी उठाई चलता रहता है, कोर्स ही खत्म नहीं होता, 1 साल हो गया उसका पॉलिटिकल साइंस खत्म नहीं हुआ। तो सोचते हो कि तुम आईएएस का पेपर क्रैक कर सकते हो? समझ में आ रहा है? तो पहले आपको अवेयर होना है कि आप किस लेवल की तैयारी करने जा रहे हो। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करने जा रहे हो, जिसका मतलब है एक ह्यूज कंपटीशन, एक बहुत बड़ा कंपटीशन आपको फेस करना है, जिसमें कोचिंग को समझना होगा। पैसा आप दे दोगे, कोचिंग को समझना होगा कि क्या वो आईएएस का स्तर टच कर रहा है या नहीं कर रहा। वो सबसे बड़ा खूनी है, मैं खूनी कहूंगा, क्योंकि उसने आपके कैरियर का खून किया है। जिसके हाथ में आपने अपनी जिंदगी सौंपी है, उसने उसको खत्म कर दिया। तो उसकी तो आईपीसी में भी, मतलब क्राइम में भी कोई धारा नहीं लिखी। तो ये आप समझो, अपने शिक्षक के बोलो सर कि आपने हमारा कैरियर क्यों बर्बाद कर दिया। अगर आप कहीं भी पढ़ के बैठे हो या फीस दे के बैठे हो और आपका अगर एम है यूपीएससी, तो प्लीज आप जाके बोलिए। दूसरी चीज, अगर हम बात करते हैं आगे की, हमारा जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग आईएएस के स्टूडेंट्स हो या कोई भी, ना स्टेट सर्विस का बैठेगा ना कोई बैठेगा, ये आप अच्छे से जानते हैं। अब हमने, ये हमारा एक तरीके से पहला लेक्चर है जो हम एक फ्लो में ले रहे थे, इंट्रोडक्शन दिया, समझाया तरंगे क्या होती हैं, ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा। आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, जो भी है 2 नवंबर प्लस दूसरा 24 नवंबर से हम बैच शुरू करने जा रहे हैं। और क्या है, मैं आपको शेड्यूल बताता हूं आप लोगों को भी। मैंने आपके लिए, आप कहीं भी जाते हो वो आपको शेड्यूल नहीं देते, आप पढ़, आप बेचारे मासूम, आप पढ़ने बैठ जाते हो,
वो पढ़ाते जाते हैं, पढ़ते रहते हो, पढ़ाते जाते हैं, पढ़ते रहते हो, पढ़ाते जाते हैं, पढ़ते रहते हो, वो पढ़ाते जाते हैं। आप पढ़ना थक जाते हो और बैच छोड़ देते हो, लेकिन आपका स्तर वहीं का वहीं रह जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यूपीएससी का हमारा जून में पेपर है, 2021 की बात करूं, 2 जून में हमारा पेपर है। हमारा टारगेट है जून, समझ में आ रहा है। जून के अलावा मैं फाउंडेशन बैच का अलग शेड्यूल बताऊंगा, मैं अभी जून की बात कर रहा हूं। जून के अलावा ना हमारा दिमाग कुछ चल रहा है, ना हमारे दिमाग में कुछ और बसना चाहिए। मेरी बात समझ में आया। लोग 50% स्कोर नहीं कर पाते। आपने देखा होगा पिछले साल 2019 का जो टॉपर रहा था, 52% पे वो टॉपर बन गया था। 50% लगभग पे वो टॉपर बन जाते हैं। बच्चों अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप चाहें तो आप 100 में से 60 to 70% भी स्कोर सकते थे बड़ी इजीली, लेकिन हमें एक सिस्टमैटिकली तैयारी करनी है। समझ में आया। तुम्हें कोई नहीं निकलवा सकता, तुम्हें तुम्हारा खुद का परिश्रम निकाल सकता है पेपर के अंदर। मेरी बात समझ में आ रहा है। इसके लिए हम आपको जो बताएं आप उसको कोऑर्डिनेट करो और पढ़ो, स्तर लो। अब आप कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। जैसे मैंने जो आपका शेड्यूल बनाया हुआ है, हम अभी लेक्चर शुरू करेंगे, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा शेड्यूल पे मैं चर्चा करूंगा। ये हमारा शेड्यूल है, वेयर ये आपको मैं पीडीएफ और हार्ड कॉपी में प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी आईएएस के स्टूडेंट्स हैं, पहले आप हर तरीके से आजमाएं, हर तरीके से परखें, तब आप कभी भी ज्वाइन करने की सोचें। मैं तो आपको सिर्फ यही लक्ष्य बताऊंगा जो आप करना चाहिए। हमारा 2 महीने का जो शेड्यूल है वो फिजिक्स का शेड्यूल है। वी विल लर्न 2 months फिजिक्स, जिसके अंदर हम कंप्लीट एनसीईआरटी का प्लस यूपीएससी प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं और मेंस में अभी तक क्वेश्चन आए हैं, पेपर आपके हाथ में होगा, मैं झूठ नहीं बोल सकता। पेपर आपके हाथ में होगा, हमारा टॉपिक चलेगा, आप पेपर देखोगे, सर ये क्वेश्चन आया था, इस टॉपिक पे हमें चर्चा करनी, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा। ये नहीं कह सकते मैं आपको क्या एसआई लेवल पढ़ा रहा हूं, पटवारी लेवल पढ़ा रहा हूं, पीएससी लेवल पढ़ा रहा हूं, या पढ़ाई कोई लेवल ही नहीं है। आपके हाथ में पेपर होगा, ठीक है। मैं आज जो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा आपके हाथ में पेपर होगा और आप देखेंगे मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ठीक है। पेपर होगा, सर ये टॉप क्वेश्चन आया था, इसका विश्लेषण करें, इसको निकालें, उस लेवल का हम पढ़ेंगे। समझ में आया। 2 महीने का शेड्यूल है मेरा, जिसमें हम फिजिक्स खत्म करेंगे। आप लोग नवंबर में ज्वाइन करेंगे, 24 नवंबर से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, तो नवंबर दिसंबर उसके हिसाब से आपने आज से ज्वाइन किया है तो 2 महीने। समझ में आया। नए बच्चे ज्वाइन करेंगे तो उनका 2 महीने वहीं से काउंट होगा। तो 2 महीने में हमारा, जैसे हम बुधवार को टेस्ट लिया करेंगे, हमारा वीकली जो टेस्ट होगा, वेडनेसडे होगा वीकली। हमारे 2 प्रकार के टेस्ट हैं, एक वीकली जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, एक पूरा मंथली टेस्ट जो हम मंथली लेंगे आपका। समझ में आया। तो हमारा क्या होगा, 2 नवंबर से 11 नवंबर जिन्होंने आज से हमें ज्वाइन किया है, आप पढ़ेंगे वेव मोशन एंड, हम फिजिक्स का चैप्टर है वेव मोशन एंड साउंड, जिसके अंदर तरंग गति और ध्वनि और कंप्यूटर चलाएंगे हम। 2 नवंबर से 11 नवंबर तक तरंग गति और ध्वनि का हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपका ये टॉपिक हमारा खत्म होगा इस वीक। मतलब आप हमारा 11 नवंबर तक इसका पूरे का टेस्ट देंगे वेडनेसडे के दिन। किसका देंगे आप, वेव मोशन एंड साउंड फिजिक्स का आप टेस्ट देंगे। कब देंगे आप, 11 नवंबर यानी बुधवार के दिन। क्लियर हुआ बच्चों। क्या टेस्ट होगा, कंप्यूटर का पोर्शन प्लस वेव मोशन एंड साउंड, तरंग गति और ध्वनि। अब तरंग गति और ध्वनि मैं बताऊंगा अभी यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और हम मैंने पेपर डाउनलोड करके रखा है, हम वही करेंगे। हम बिल्कुल नहीं भटकेंगे, हम पहले अटेम्प्ट में निकालेंगे, बिल्कुल नहीं भटकेंगे। तो हाय रिमझिम, तो जो हमारा फिजिक्स होगा उसमें आया लाइक जो हमारी वेवलेंथ होती है, इंफ्रासोनिक या अल्ट्रासोनिक। एक क्वेश्चन आया 2013 के पेपर में, आईएएस यूपीएससी 2013। अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती हैं, उनकी जो वेवलेंथ होती है वायु में, एयर में, वो कितनी होती है। तो हम जनरली साइंस, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, अटक गए। तो उसमें क्वेश्चन आया 1.6 मीटर से हम उसे कम कंसीडर करते हैं। क्यों कंसीडर करते हैं, ये 12th का क्वेश्चन डाल दिया उठा के यूपीएससी में एक स्टेटमेंट की फॉर्म में। क्या डाला मैं भी बताऊंगा। तो हमारा कहने का मतलब है कि हमारा ये हुआ तरंग गति। अभी 2 महीने फिजिक्स चलेगा मेरा, ये सामान्य अध्ययन का यानी साइंस सेगमेंट का मैंने आपको शेड्यूल बताया है। आर्ट्स का, ज्योग्राफी, पॉलिटी का भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। समझ में आया, वो भी यही रहेगा,
ठीक है। दूसरा 17 नवंबर से 23 नवंबर आप किसी भी एकेडमी चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, मेरे पे इलाहाबाद के बच्चे पढ़ रहे हैं अभी। आप 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक अगर मैं बात करूं तो हम हीट खत्म करेंगे। क्या खत्म करेंगे? ऊष्मा, फिजिक्स का हीट खत्म होगा 1 वीक के अंदर, जिसमें आपके हाथ में पेपर होगा पिछले 15 साल का यूपीएससी का, प्रीलिम्स और मेंस, उस मुख्य परीक्षा भी और प्रीलिम्स भी। समझ में आया? आप देखेंगे सर हमने टॉपिक खत्म कर लिया, ये टॉपिक नहीं हुआ, ऐसा होगा नहीं। तो ये होती है तैयारी। आप पेपर, आप प्रीलिम्स और मेंस 20 साल के, हम उसी के अकॉर्डिंग खत्म करेंगे। फिर हमारा होगा 2 दिसंबर से 8 दिसंबर जर्नल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। 2014 के पेपर में इससे हमारे लक के 2 क्वेश्चन आए थे। जर्नल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, पदार्थ के सामान्य गुण, ये भौतिकी का ही है, तो इसे हम खत्म करेंगे 2 दिसंबर से 8 दिसंबर। आपके हाथ में शेड्यूल रहेगा, कोई आगे पीछे नहीं बढ़ेगा। 9 दिसंबर से 5 दिसंबर मैकेनिज्म यानी यांत्रिकी। 16 दिसंबर से 29 दिसंबर इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म। कंप्यूटर साथ साथ चलता रहेगा बैकअप के रूप में। फिर हमारा जो जनवरी है वो केमिस्ट्री के लिए हमने 1 महीना पूरा रखा है, जिसके अंदर हम सामान्य एवं भौतिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम चर्चा करेंगे। उसमें कंप्यूटर साइड में खत्म हो जाएगा, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर देंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एनर्जी सेगमेंट रहेगा, हमारा डिफेंस रहेगा, हमारा स्पेस सेगमेंट रहेगा और भी बहुत कुछ। इससे हमारा हमेशा यूपीएससी में 7 to 8 क्वेश्चन आते हैं। आपके हाथ में पेपर होगा, हम उसी के अकॉर्डिंग कराएं, कुछ भी हम डाइवर्ट नहीं करेंगे अपने आप को। फिर हमारा बायोलॉजी, बायोलॉजी में हम जूलॉजी और बॉटनी जो हम करेंगे, 2 महीने हमने इसको देके रखे हैं बच्चों बायोलॉजी के लिए, यानी कंप्लीट फरवरी और मार्च बायोलॉजी। साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा चलता रहेगा, यानी हमारा जो शेड्यूल है, हमारा मार्च में हमारा विज्ञान खत्म, इवन सोशल साइंस भी खत्म हो जाएगा मार्च में। हमारे पास है अप्रैल, मई और जून के 3rd वीक में आपका पेपर है। 3 महीने, 3 महीने में हम लगकर एमसीक्यूज प्लस राइटिंग सेक्शन प्लस करंट अफेयर, जितनी भी अखबार है, जितनी भी घटनाएं हुई हैं, वो न्यूज़पेपर का एनालाइज करेंगे और स्पोर्ट्स सेगमेंट को लेके चलेंगे। समझ में आ रहा है? और इन सबका रिवीजन चलेगा। जब हमारे पास 3 महीने रहेंगे, पूरे साइंस को और आर्ट्स भी खत्म हो जाएगा, मैं आपको शेड्यूल अपडेट कर दूंगा, तब कहीं जाके आप सोच सकते हैं कि हमारा जून में प्रीलिम्स आईएएस का आराम से क्रैक होगा। अगर कोर्स ही खत्म नहीं होता, रिवीजन ही नहीं कर, कोर्स खत्म भी हो जाए, रिवीजन नहीं कर पा रहे तो फेल हो। कोर्स खत्म हुआ, अगर हमने आपके यूपीएससी में विगत वर्षों में जो पेपर आए हैं उसके अनुसार नहीं पढ़ा तो भी फेल हो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो हमें 3 महीने होने चाहिए पेपर निकालने के लिए। क्लियर हो रहा है मेरी बात? नहीं हो रहा? सच बताऊं बच्चों, आईएएस के सपने देखना पाप नहीं है, सपने टूट जाना भी पाप नहीं है, लेकिन अपने सपनों के लिए प्रयास सही तरीके से नहीं करना महापाप है। समझ में आ रहा है? आईएएस बने, नहीं देखा, नहीं मत देखना, अच्छी बात है। नहीं बन पाए, हो सकता है तुम्हारे टीचर ने तुम्हारे साथ धोखाधड़ी कर ली, मैं धोखाधड़ी बोलता हूं, नहीं पढ़ाया तुम्हें उस स्तर का, पेपर उठा के नहीं करवाया कि पेपर आ क्या रहा है, उल्टा सीधा पढ़ाया, तो सपने टूटना सही जायज है, तुम्हारे टूटेंगे उसकी वजह से, हाँ या ना? तो तुम्हारा पाप नहीं है। लेकिन अगर तुमने सही प्रकार से सामर्थ्य से प्रयास नहीं किया, तुम्हें नहीं मालूम हमारा पैटर्न क्या है, हमारा सिलेबस क्या है, किस में से क्वेश्चन आ रहा है, एनालाइज नहीं किया, कोर्स टाइम पे खत्म नहीं किया, रिवीजन नहीं किया, अगर इसमें कमी रख दी तो आप महापापी हो। समझ में आ रहा है? फिर आप महापापी हो, आईएएस का सपना मत देखना। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? तो ये ध्यान रखना, हम इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, पूरा A to Z आपके सामने मौजूद है। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? प्रीति यस और नो में लिखो। रिमझिम अभी बैठे हैं ऑनलाइन, यस और नो समझ में आ रही नहीं आ रही? अब देखिए, अब आप देखेंगे मैं अभी आपको ये टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, मेरा लेक्चर 1 है एक प्रकार से, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, है ना? प्रीति और रिमझिम जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, यूपी से हैं दोनों, एक बंदी, तो प्लीज यस और नो में समझ में आ रही, मेरी बात नहीं आ रही? अब देखिए बच्चों, ये हमारा टॉपिक है जो मैं आज पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी का, मेरी बात ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है? अब देखो, ये मैं कराने वाला हूं अभी। अब इस टॉपिक्स में जो मैं पढ़ाया है, 2015 के पेपर में एक क्वेश्चन आ गया। अब वो क्वेश्चन कहां से उठाया इन्होंने? देखिए,
जो मैं आपको बता रहा हूं, जस्ट ए मिनट। ये रहा क्वेश्चन मेरा, ये रहा क्वेश्चन मेरा, जो टॉपिक पढ़ाऊंगा। अब आप देखिए, ये कथन था, इसमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप लोग अभी नहीं कर पाओगे, सिर्फ बी सही है, सिर्फ ए सही है, सिर्फ डी और सी सही है, केवल ए सही है। अब आप देखिए, ये आया दूसरा स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक ए बी सी डी इज अ स्टेटमेंट, आप बताओगे ए सही है, बी सही है, सी। अभी आप कोई भी आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि अभी आपको बच्चे समझते बहुत टफ है, टफ नहीं है। अगर हमने उसी के हिसाब से, आज मैंने आपके लिए 6-7 क्वेश्चन उसको बनाया है, आज के दिन मैंने आपके लिए 6-7 क्वेश्चंस को इसके अंदर डिफाइन किया है। तो ये हमारा फॉर्मेट है, हम टॉपिक पढ़ेंगे और आईएएस में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और जिस तरीके क्वेश्चन आए हैं, एक स्टेटमेंट में 3-4 स्टेटमेंट आते हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे। मेरी बात क्लियर हो रही है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है? ओके, तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। ओके, मैं इसको बड़ा कर देता हूं, डोंट वरी बच्चा, एक सेकेंड आपको रुकना होगा, क्योंकि ये हमें समझाना था आपको। जस्ट ए मिनट बच्चा, एक सेकेंड है ना, चलो हम स्टार्ट। मेरे पास एक स्लाइड है जिससे मैं चाहूंगा आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो पेपर उठ रहा है वो हमारा पेपर किस लाइन से उठ रहा है। आप पढ़ते हो, किताबें मत पढ़ो, जो आप किताबें मार्केट से खरीद के ला रहे हो बिल्कुल मत छू, मेरा कहना मतलब ये, क्योंकि आपका जो पेपर बनता है यूपीएससी का पूरा एनसीईआरटी से बनता है। इसका सबसे बड़ा मैं आपको वो बता रहा हूं, क्या कहते हैं, सबसे बड़ा मैं आपको रीजन बता रहा हूं कि आपका पेपर किस तरह एनसीईआरटी से बना था, जिससे आपको मतलब थोड़ी सी उसके अंदर और ग्रिप बने। ठीक है बच्चा, एक मिनट है ना, जस्ट अ मिनट। देखो बेटा, ये जो बड़ा ये हमारा आया, ये एनसीईआरटी का मैंने एक पेपर छाप के लगाया है आपको। ये हमारा एनसीईआरटी का सेगमेंट है, ये हमारा एनसीईआरटी का सेगमेंट है, और ये आपकी एक लाइन है, इससे आपका ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में डाला गया। ये रहा क्वेश्चन आपका यूपीएससी में डाला गया, 11th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर है ये आपका। ये लाइन आपका मतलब यूपीएससी में डाला गया। मैं आपको हर क्वेश्चन जो हम करेंगे, मैं यूपीएससी एनसीईआरटी का उस पेज का स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगा, जिससे आपका पता लगे कि हम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे खुल्लर, अरे टाइम पास मत करो किसी कोचिंग में करके, अगर तुम सिस्टमेटिक पढ़ो कैसे पढ़ सकते हो। तो मैं हर चीज यहां पे लगाऊंगा, आपको पता हो कि हमारा पेपर कहां से उठाते हैं यूपीएससी के मतलब हमारे जो पेपर उठाया जाता है। ठीक है ना, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम बच्चा, ठीक है। ओके चलिए, जस्ट मिनट, मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर दूं, क्लास को समझाना जरूरी है जिससे आप लोग हमारे से कोऑर्डिनेट कर सकें अच्छे से। ठीक है, ओके। ये एब्सोल्युटली रिमजिम, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा बच्चा। ओके, अभी कोई नोट नहीं करना है ना, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो देख रहे हैं वो कृपया करके हॉरिजेंटल में देखें, मोबाइल को कुछ इस प्रकार करके देखें तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। अगर आप देख रहे हैं तो अगर आप हॉरिजेंटल करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा जो हमने आपके सामने रखा हुआ है। प्रॉपर व्यू करना है पढ़ाई का, तो आप कृपया करके अपने इसको मोबाइल को इस प्रकार रखें। ओके, अभी क्लियर है प्रीति? प्रीति अभी क्लियर है आप लोगों का? ओके चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
प्रीति और रिमझिम क्लियर व्यू है आपका? हमारे यूपी के बहुत स्टूडेंट्स है, इवन आप लोग खुद यूपी के बैठे हो मेरे सामने, हम भले एमपी में, लेकिन जो प्रॉपर आईएएस का रहता है हम उस हिसाब से पढ़ाते हैं। तो हमारे यूपी के स्टूडेंट बहुत है, क्योंकि वो मेहनती हैं, दे आर वर्किंग हार्ड। और यहाँ के स्टूडेंट भी वर्कआउट नहीं करते बेचारे, उनको क्या मालूम, वो तो बिल्कुल बेसिक से सीखने आए हैं। तो एकेडमी वाले भी कुछ भी पढ़ाते रहते, वो पढ़ते रहते, उनका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाता। वो कहते हैं कि वो बहुत टफ है इसलिए नहीं होगा। पेपर आप, हम क्या करें, आपने खुद पढ़ाई नहीं करी। चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहले होती है, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, कॉपी पेंसिल अपने हाथ में रखेंगे, अभी इसे लिखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। पहले समझें, हम जब तरंग पढ़ रहे हैं, मैंने क्वेश्चन डाला हुआ नीचे, हम अच्छे से समझते हैं। तरंग, वेव्स, जिन्हें हम कहते हैं वेव्स, तरंग, पहले समझेंगे, कोई लिखेगा नहीं, कोई लिखेगा नहीं, पहले सुनेगा। तरंग, वेव्स, तरंग होती क्या है, तरंग किसे कहते हैं, सबसे पहले, तभी तो मेरा नीचे क्वेश्चन है, मैं देखूंगा आप लोग और आप लोग यूपीएससी का क्वेश्चन नीचे डला हुआ है, उससे सॉल्व करेंगे आज ही, लेकिन उस तक सॉल्व करने तक जाने से पहले हमें उस लेवल को समझना होगा, तभी तो आंसर दे पाएंगे अपन। इसलिए हमें एकदम बेसिक से समझ के अच्छे से करना है, फिर चुटकियों में आंसर दोगे आज ही। अब मैं देखूंगा आपका आंसर सही है या नहीं है, ठीक है बच्चा? ओके, तो बात आती है तरंग है क्या, तरंग है क्या? तरंग हम एक विकास से कहें तो हम झंझट कह दें, डिस्टरबेंस कह दें, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, और लहर कह दें, वेव्स कह दें, कुछ भी कह दें, कुछ भी मान लें। लेकिन अगर प्रॉपर परिभाषा देखें तो एक बिंदु से, एक सिंगल पॉइंट से दूसरी बिंदु तक जो ऊर्जा का संचरण होता है, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू एनदर पॉइंट, इट कॉल वेव्स, इट थ्रू वेव्स। समझ में आया? एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक एनर्जी, ऊर्जा का जो संचरण होता है, हस्तांतरण होता है, उसे हम कहते हैं तरंग। तरंगों के रूप में ही होता है, तरंग के माध्यम से ही होता है। कोई डाउट तो नहीं है? ऊर्जा को पहुंचाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो तरंगों के सहारे ही हम स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है बच्चा? ओके, तरंग, अभी कोई नहीं, यहां देखना नहीं है, पहले समझना है जो मैं समझा रहा हूं, नहीं तो यूपीएससी क्वेश्चन नहीं बनेगा। और मैं चाहता हूं जिस दिन बैठोगे ना 70-80 क्वेश्चन सही करोगे, 50-60 पे नहीं अटकोगे, क्योंकि एनसीईआरटी चार्ट मारेंगे हम। 15 साल के पेपर मुंह जवानी याद होंगे तुम लोगों को। देखो बच्चों, और वो भी आपको बहुत ज्यादा खर्च ना करने पर। देखो बच्चों, ये क्लियर हुआ? अब देखो, तरंग, वेव्स, अभी कोई लिखेगा नहीं, जब मैं कहूंगा तब लिखेंगे। तरंग, अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, वेव्स। तरंग दो प्रकार की होती है, साधारणतः तरंगों को दो प्रकार से माना जाता है। देयर आर टू टाइप ऑफ वेव्स विच वी कंसीडर। विच टाइप ऑफ वेव्स? वन इज मैकेनिकल, यांत्रिक तरंगे, और दूसरी होती है बच्चों अयांत्रिक तरंगे। यांत्रिक और अयांत्रिक, देयर आर टू टाइप ऑफ वेव्स, दो प्रकार की तरंगे होती हैं, एक होती है यांत्रिक, एक होती है अयांत्रिक तरंगे। अब इन दोनों तरंगों में क्या अंतर है? एक तरंग को माध्यम चाहिए होता है, इट्स रिक्वायर ए मीडियम, और दूसरी तरंग को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सुनो मेरी बात, चलो मैं अभी आपको इसमें समझाता हूं थोड़ा, फिर हम इस पे आते हैं। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया कि तरंग, वेव्स, there are two type of waves. One is mechanical, यानी यांत्रिक,
और दूसरी अयांत्रिक, नॉन मैकेनिकल वेव्स, अयांत्रिक तरंगे। ठीक है बच्चा, दो प्रकार के। ये जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, इनको माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम, इट रिक्वायर अ मीडियम, अर्थात सॉलिड, लिक्विड और गैस। दो प्रकार के माध्यम होते हैं। कौन कौन? तीन प्रकार। कौन कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। देयर आर 3 टाइप ऑफ मीडियम। तो ये तभी चलेंगी जब इन्हें माध्यम की आवश्यकता हो, जरूरत अवेलेबल होगा। ये जो होती है अयांत्रिक तरंगें, इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस अगर नहीं भी है तब भी ये ट्रेवल करेंगी आराम से। समझ में आया? इसमें हमने बताई थी हमारी दो प्रकार की तरंगे होती है मैकेनिकल वेव्स में। एक होती है अनुदैर्घ्य तरंगे और दूसरी होती है अनुप्रस्थ तरंगे। तो हमारी कौन की हुई? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसफर वेव। लॉन्गिट्यूडनल मतलब अनुदैर्घ्य तरंगे और दूसरी अनुप्रस्थ तरंगे। अभी कोई लिखेगा नहीं, समझना है। मैंने आपको बताया तरंग एक ऐसा जरिया है जिससे एक जगह से दूसरी जगह तक ऊर्जा का संचरण होता है। तरंगे दो प्रकार की होती हैं, एक यांत्रिक तरंग होती है, एक अयांत्रिक तरंग होती है। यांत्रिक तरंग भी जिन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और अयांत्रिक तरंग जिन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि यांत्रिक में हम दो प्रकार की लेते हैं, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। ठीक है? अनुप्रस्थ मतलब प्रकाश जो लहरों में चलती है। हम पढ़ाएंगे, एक एक करके समझाएंगे। अभी जो क्वेश्चन आए मैं उसकी बात करूंगा। और अयांत्रिक कौन सी होती है? गामा किरण, अवरक्त किरण, अल्ट्रा परावैगनी किरण, लघु तरंग, रेडियो तरंग। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये कौन सी होती हैं? अयांत्रिक तरंगे। गामा किरणें, परावैगनी किरणें, अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड रे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। समझ में आ रहा है? ये कौन सी होती है? अयांत्रिक तरंगे। इन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इतना समझ में आया? रिमझिम, यस और नो? इतना समझ में आया बच्चा? आपको क्लियर है? ओके। अब क्या होता है, हम लोग तरंग जब पढ़ते हैं तो तरंग का हमें पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है। क्या जरूरी होता है? बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है। तो ये तो एक मैंने इंट्रोडक्शन दिया, तरंगे क्या होती हैं। लहरों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने वाली को हम तरंग कहते हैं। ओके ओके। अब बच्चों हम आपको एक एक मतलब चीजों को, अब उस क्वेश्चन की बारी आ रही है। अगर हमने वो क्वेश्चन नहीं समझा तो हमारा आज का पढ़ना फिर व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है बच्चा? अब आप देखेंगे हमारा क्वेश्चन है दोलनी कांपनिक गति, ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। अब आप आराम से समझें। ठीक है? अब तुम्हें जब आपने पढ़ा ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन यानी दोलन और कंपन, कंपन कह दूं हिलना, दोलन कह दूं भी हिलना। ये 11th क्लास का टॉपिक है, ध्यान समझना। 6वीं क्लास से शुरू होता है, स्टार्टेड फ्रॉम 6th क्लास। तो कंपन की स्थिति करना यानी हिलना, सिंपल सी बात है। अब कंपन का ये टॉपिक पढ़ने से पहले हमें आपको इक्विलिब्रियम बढ़ाना होगा, संतुलन, साम्य स्थिति समझना जरूरी है। मेरी बात समझिए, इसमें एक शब्द है साम्य स्थिति, इक्विलिब्रियम पॉइंट, साम्य स्थिति समझना जरूरी है। अगर आप ये समझ लेंगे, ये टॉपिक 1 मिनट में हो जाएगा और इसका मतलब आपने आईएएस में लेवल पे भी अटेम्प्ट करने की आप सोच सकते हैं। ठीक है? तो अब आप देखें बच्चों, साम्य स्थिति क्या होती है।
मेरी ये मानो ये मेरी एक टेबल है या हाथ है, इस पे मैंने पेन रख दिया पेन, अभी तो गिर गया क्योंकि मेरा हाथ मूवमेंट कर रहा है। ये टेबल है, ये मैंने एक पेन रख दिया, टेबल है, सपोज टेबल है, उसके ऊपर मैंने पेन रखा है, ये किताब रखी है, मैं रख दी। समझ में आ रहा है? बिल्कुल बेसिक समझो, लेकिन उच्च कोटि का समझो, यूपीएससी क्रैक करना है हमें। तो ये खत्म हो गया। अब ये पेन जो है अगर मैं मेज पर नहीं रखता तो ये सीधा नीचे गिर जाता। बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं। अगर पेन को मैं मेज पर नहीं रखता, नीचे रखता, तो ये नीचे गिर जाता, हाँ या ना? इसका मतलब एक ऐसा फोर्स है, मैं ग्रेविटी की बात नहीं कर रहा हूं, एक ऐसा बल है, ये तो गुरुत्वाकर्षण है भाई। नीचे जो गिरती हैं चीजें क्यों गिरती हैं? ड्यू टू ग्रेविटी इट फेल डाउन। भाई नीचे छोड़ूंगा, ये नीचे क्यों जा रही है? गुरुत्वाकर्षण के कारण जा रही है। समझो, अच्छे समझो, है ना बच्चा? गुरुत्वाकर्षण के कारण जा रही है। इसका मतलब है मैंने मेज को रखा और पेन का जो नीचे गुरुत्वाकर्षण तो लगेगा ही रहेगा, जो नीचे उसे खींच रहा है उसे ये मेज नीचे नहीं जाने दे रही, हाँ या ना? नीचे नहीं जाने दे रही। इसका मतलब है कि ये मेज है एक प्रकार का बल लगा रही है, हाँ या ना? वो नीचे जाने की कोशिश कर रही है, एक प्रकार का बल लगा रही है, इसे कहते हैं अपथ्रस्ट, ऊपरी बल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये नीचे नहीं जा पा रहा, क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि ये मेज उसे जो नीचे खींचने का बल है उसे ऊपर लगाने के लिए एक बल लगा रही है, जिसके कारण नीचे खींचने का बल और ऊपर जाने का बल उतना ही है। ये रखी बुक या मेरा पेन, इसे नीचे भी खींच रही है, हाँ या ना? और ये ऊपर, मतलब नीचे रोकने की वजह से क्या मतलब? इसका ऊपर बल लगना, हाँ या ना? तभी तो रुका हुआ है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये दोनों प्रकार के जो बल हैं वो क्या हो गए बच्चों? शून्य हो गए। अगर ऊपर वाला ज्यादा होगा तो ये पेन मेरा ऐसे चला जाएगा, नीचे वाला ज्यादा होगा तो ये तोड़ के इसको नीचे चला जाएगा, हाँ या ना? चूंकि ये बिल्कुल उसके ऊपर रखा है, इसका मतलब क्या हुआ? साम्य स्थिति है, मतलब संतुलन की स्थिति है, यानी इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर हुआ? अब अभी समझो, लिखोगे नहीं मेरे बच्चों, प्लीज समझोगे आप, ठीक है? नहीं, प्लीज समझो अभी, रिमझिम। तो ये नीचे गया और ये ऊपर लग रहा है, इन दोनों को माइनस किया, रिजल्ट आया 0, यानी अपनी जगह पे स्थिति है उसकी मौजूद है। क्लियर हुआ? तो एक तो ये हो गई साम्य स्थिति। एक प्रकार की साम्य स्थिति ये होती है, दूसरी हम वैसे इंग्लिश में बात करें तो एक डायनामिक भी होती है, कांस्टेंट डायनामिक में आती है, हम पढ़ेंगे 12th क्लास में, पढ़ते हैं फिजिक्स में। एक समझ में आया? ये समझ में आया कि हाँ रिमझिम तुम सही कह रही हो। तो एक ये हो गया, हो गया, ठीक है। अब क्या होती है? एक होती है कि जैसे पैरासूट है, पैरासूट मतलब ये प्लेन है, ये जा रहा है, प्लेन जा रहा है, इसमें से एक आदमी कूदेगा और ये बड़ी तीव्रता से नीचे आ रहा है, बहुत, कोई ग्रेविटी खींच रही है, अभी उसने पैरासूट खोला नहीं है, बड़ी तीव्रता से नीचे आ रहा है, उसने सडनली अपना पैरासूट खोल दिया, ठीक है, पैरासूट खोल दिया। जब पैरासूट खोला तो उसे जो नीचे खींचने का बल था और जो ऊपर पैरासूट ने भी दम लगाया ऊपर उसे खींचने के लिए, भाई पैरासूट उसे आने ऊपर खींचेगा, वो नीचे खींचेगा, हाँ या ना? अगर पैरासूट भी नीचे खींचेगा तो उसकी दुगनी गति हो जाएगी और तेज गति हो जाएगी, एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एक आदमी, बहुत साधारण बात समझा रहा हूं, अभी मैंने क्या समझाया? पुस्तक अगर पेन रखा है या टेबल पे पुस्तक रखी है, एक बल नीचे रख रहा है, एक बल ऊपर रख रहा है, दोनों की स्थिति शून्य हो गई, इसके लिए अपनी स्थिति में, साम्य स्थिति में संतुलन बना के रखिए। एक चीज मैंने ये पढ़ाई। दूसरा बताया, ये हमारा प्लेन है बच्चों,
प्लेन से एक आदमी जब कूदता है नीचे तो जो उसकी स्पीड होती है वो बहुत तीव्र होती है, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने पैरासूट खोल दिया, जैसे उस आदमी ने पैरासूट क्या करा, खोल दिया, तो उसको ये पैरासूट ऊपर दम लगाएगा और ग्रेविटी नीचे की तरफ दम लगाएगी, हाँ या ना? तो उसकी जो नीचे गिरने की गति है वो तो धीरे हो जाएगी, होगी या नहीं होगी? होगी नहीं होगी, तभी तो बच पाएगा। तो फिर वो क्या होगा, एक कांस्टेंट उतनी गति से नीचे नहीं आएगा, वो धीरे धीरे नीचे आएगा, नहीं कांस्टेंट गति से आएगा। उसको भी हम क्या कहते हैं, साम्य संतुलन की स्थिति कहते हैं। समझ में आया? एक जितनी स्पीड से नीचे खींच रहा था उस स्पीड से ना आना, ऊपर बल लगाना था उसकी स्पीड को नीचे का विरोध कर देना, लेकिन वो एक कांस्टेंट गति से चल रहा है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, एक ही प्रकार गति से चल रहा है, उसको भी हम क्या कहते हैं बच्चों, साम्य स्थिति कहते हैं। वो ग्रेविटी ऊपर फोर्स ही नहीं था उसका, हाँ हाँ वो फोर्स लगता ना एकदम से। अब ट्रेन का इंजन है, धक्का देता झटका लगता ही लगता, फिर स्पीड बढ़ाता तो हमें धक्का नहीं लगता, तो एकदम वो नीचे गिरने की गति का विरोध करता, जैसे खोलते एकदम झटका लगता है, उसके बाद झटका नहीं लगता। समझ में आया बच्चों? रिमझिम समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बच्चों? ऑनलाइन स्टूडेंट में सबके नाम नहीं लेता, क्या आप जो बच्चे देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा है? टेबल का रखा होना वो ये होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या होता है बच्चा? साम्य स्थिति। समझ में आया? संतुलन की स्थिति कहते हैं इसे। क्लियर हुआ? बस हाँ या ना? प्रीति सभी आंसर लिखा करें, यस और नो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? दो कंडीशन बताई। अब आइए देखो, अब क्या होता, आप दिल्ली विल्ली जाओगे, एक तो 1-1.5 लाख रुपए खराब करोगे पैसे का, वहां रुकोगे 7-8 हजार अलग, बन गया 2-2.5 लाख रुपए। वहां 400 बच्चे पढ़ेंगे, 500 बच्चे, तुम कहां बैठो, वहां बेसिक से नहीं पढ़ाते, वहां उठाए, तुम समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हमारी बला से। यहां हम क्या कर रहे हैं, एक तो वहां का आधे की आधी फीस है, दूसरी बात हर बच्चे से कंसल्ट है हमारा कि तुम्हें समझ में आ रहा नहीं आ रहा, दूसरा इसमें 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक की हम डेफिनेशन को समझाएंगे। ये जो परिभाषा समझाई साम्य स्थिति, ये 8वीं क्लास की परिभाषा है, और ये पॉइंट जो है ये 11th क्लास का पॉइंट है। दोनों की स्थिति बनाना जरूरी है, तभी सिविल सर्विस क्रैक होता है मेरे बच्चों। चलो अब हम आराम से करते हैं, ठीक है बच्चा? देखो अब आता है हमारा दोलन। दोलन कंपन। अब कंपन क्या होता है, दोलनिक क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट, और सुनो उसके अंदर भी इक्विलिब्रियम स्टेट बनाना, तो दोलन संतुलन बनाना, तो क्या होता है, मेरी बात समझेंगे। अभी आप लोगों ने बिल्कुल कॉन्सेप्ट, जबरदस्त कॉन्सेप्ट समझा है। अब देखो ये एक घड़ी है, घंटा घड़ी सुनी होगी आप लोगों ने, घंटा घड़ी है, ये घंटा घड़ी है, इसमें ऐसे ये घंटा चिपका हुआ है, पेंडुलम जिसे कहते हैं, जो घंटा होता है चिपका हुआ है। अब जब घड़ी चलती है वो ऐसे ऐसे हिलता है, आया ना? मैं हिला नहीं रहा अभी, मैं अभी बिल्कुल कांस्टेंट रखा हूं, तो वो साम्य स्थिति है। ये देखो ऐसे, ये घड़ी है और ये ऐसे रुका हुआ है, या फिर बच्चों ये री, इसमें एक मैंने पत्थर बांध दिया है और बिल्कुल नहीं हिलाया, तो इसे क्या कहोगे, साम्य स्थिति कहोगे? क्यों कहोगे? नीचे भी खिंच रहा है, ऊपर भी बल लग रहा है, तो अपनी जगह पे स्थित क्यों है? साम्य स्थिति के कारण। बराबर हो गया जीरो, इसलिए इक्विलिब्रियम स्टेट के बराबर। तभी तो देखो नीचे भी ग्रेविटी खींच रही है, नहीं तो ये ऐसे ऊपर खिंच जाता, और ऊपर भी बराबर है, तो विरोध जो हो रहा है बराबर हो गया। ठीक है? अब देखो बच्चों मैंने क्या किया, यह है साम्य स्थिति की परिभाषा। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने हिलाया, पहले मेरी बात समझिएगा, इसे मैंने हिलाया, ठीक है बच्चों? अब ये आगे गया, ये पीछे आया, अब ऐसे हिलाऊंगा तो आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, हाँ या ना? लेकिन अपनी जगह पर ही आएगा, आएगा नहीं आएगा? ऐसे करूंगा, इसी को ले लो घंटा घड़ी, बड़े बड़े स्टेशनों पे लगी रहती है, दीवारों, हमारे घर में भी लगी रहती है, उसका जो पेंडुलम है अगर रुक जाती है वो है साम्य स्थिति के अंदर। समझ में आ रहा है? उसे मैंने घुमा, वो घूमती रहती है, तभी तो घड़ी चल रही है, इसका मतलब बता रहा है, तो अपनी जगह चल रही है इस प्रकार से। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पुनः प्रकार अभी प्राप्त करना, दोलनिक की स्थिति कहते हैं। ठीक है बच्चों?
अब हम परिभाषा को समझेंगे अच्छे से। अब आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं छोटा करूंगा, देखिए। ओके, देखो बच्चों, दोलनी ऑसिलेटरी और कांपना मतलब वाइब्रेटरी होना। यदि कोई पिंड, पिंड मतलब कोई भी वस्तु, है ना, इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। यदि कोई पिंड अपनी साम्य स्थिति, समझ में आ गया, जीरो फोर्स, दोनों तरफ को मिला के कैंसिल कर देने वाली स्थिति के दोनों ओर इधर उधर गति करती है, तो पिंड की गति को दोलनी अथवा काल्पनिक गति कहते हैं। यानी जो साम्य स्थिति में है उसके अगर दोनों ओर इधर उधर कोई गति करती है उसे क्या कहोगे? दोलनी या कंपनी गति कहते हैं। If a body move around both sides of its equal equilibrium state, the motion of the body is called oscillations and vibratory motion। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे पढ़ते हैं। जैसे दीवार पर घड़ी का लोलक, पेंडुलम, हाँ या ना, ऐसे 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 घूमता है, गति करता है। जैसे सिलाई की मशीन की सुई की गति, गट 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 गट, हाँ या ना, चलती है, बिल्कुल वैसे ही। झूला झूलती लड़की, आगे पीछे आगे पीछे, हाँ या ना। जैसे पदार्थों में अणुओं की गति, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मूवमेंट होता है। एक होता है सीसा, हम बचपन में बहुत खेलते थे, एक बच्चा यहां बैठता है, एक बच्चा यहां बैठ जाता है, अप डाउन अप डाउन, हाँ या ना। तो ये पॉइंट वही है, इसको भी हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है घुमा फिरा के कि ऑसिलेटरी मोशन क्या है, निम्नलिखित कौन सा दोलनी का मतलब बेसिकली गति है। तो आप क्या बताओगे बच्चों? जो साम्य गति के इधर उधर साइड में मूवमेंट करता है एक ही तरीके का, उसी को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। प्रीति, ओके बेटा, प्रीति, रिमझिम, सबको समझ में आया? ओके, मैं देखता रहता हूं, है ना बेटा, ऑनलाइन। तो मैं, आप लोग ऑनलाइन जुड़ सकते हो, कहीं भी बैठे हो, आने की, भोपाल आने की जरूरत नहीं है, कानपुर देहात से बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं। चलो आगे, अब आती है दूसरी, ठीक है बच्चा। अब ये एक लाइन याद करना, प्रत्येक दोलनी गति, मेरी बात पहले समझेंगे, प्रत्येक दोलनी गति आवर्ती गति होती है। अब बात आती है इसमें कि ये लाइन आई जो आपका टेस्ट में आया कि आवर्त गति होती क्या है, मतलब मेरे पास समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? आवर्त गति, उसको पढ़ने से पहले हमें यह परिभाषा समझना जरूरी है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? आवर्ती गति, 6वीं 7वीं 8वीं सब में दिया हुआ है, पीरियोडिक मोशन दिया रहता है, आवर्ती गति। बच्चों देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, फिजिक्स है, भौतिकी, भौतिकी ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे इतिहास आप पढ़ते हो ना मजे से, बाबर ने ये हुआ वो हुआ। अगर ऐसे कॉन्सेप्चुअल हम इतिहास पढ़ते हैं, एक ही चीज लिंक में बैठाते चलते हैं, ऐसे अगर भौतिकी पढ़ो तो नंबर क्यों जाएंगे आपके। और भौतिकी आजकल यूपीएससी में बहुत ज्यादा आता है, सभी में। विज्ञान मैंने क्यों मार्च में खत्म कर रहा हूं, क्योंकि इसमें विज्ञान बहुत ज्यादा आता है, इतना ज्यादा आता है, साइंस सब कुछ जुड़ा हुआ है और बच्चे उसी में छूट जाते हैं, इसलिए। अब देखो आवर्त गति कहते कैसे? एक निश्चित पथ पर गतिमान वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व की गति को दोहराती है, इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। देखो बच्चों, अब मैं आपको ये चीज समझाऊंगा। ये लाइन देखो, हमने बोला कि पीरियोडिक गति क्या होती है, आवर्त गति। ये एक बिंदु है, समझ में आया? अब मैंने एक चक्कर गिन्नी या गोल गोल सुइयां घुमाई, सुई यहां से चलेंगी, यहां से चलेंगी, यहां से चलेंगी, फिर अपने बराबर आ जाएंगी, हाँ या ना? क्लियर हुआ? तो
एक निश्चित गति में काम करते हुए, एक निश्चित समय में काम अंतराल में काम करते हुए एक ही प्रकार की जो गति अपनाई गई है और वही बार बार प्रक्रिया करी जा रही है, इसी को कहते हैं आवर्ती गति, पीरियोडिक मोशन। क्या कहते हैं आवर्त गति? ये पंखा है, पंखा की जो एक पंखड़ी है वो जो चल रही है वो बार बार एक ही तरीके के समय अंतराल में घूम के एक ही जगह पर वापस आ रही है। तो इसकी जो गति है, समय पुनः बार बार प्रक्रिया है, इसी को हम क्या कहेंगे? आवर्त गति कहेंगे। समझ में आ रहा है? आवर्त गति मतलब जो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जो टाइम टू टाइम अंतराल में होता रहे, पीरियोडिकली होता रहे। तो यानी जो चीज एक समय अंतर घूमती रह रही है उसे क्या कहते हैं हम? पीरियोडिक आवर्त गति कहते हैं। कोई समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती रहती है, बार बार घूम रही है, बार बार घूम रही है, हाँ या ना? और उसका टाइम फिक्स, अगर लेट जाए या जल्दी जाए तो क्या होगा? दिन और रात में अंतर हो जाएगा। एक फिक्स टाइम के अंतर्गत वो घूम रही है, मूवमेंट कर रही है और एक ही प्रकार का गति कर रही है, तो उसे क्या कहेंगे हम? पीरियोडिक मोशन कहेंगे, आवर्त गति कहेंगे। ठीक है? अब बच्चों क्या होता है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स क्या कहते हैं ये समझिएगा। इसके इंग्लिश में भी पीडीएफ में सबको दे रहा हूं, रिजनीम सब कुछ इंग्लिश में है ना। अब आप देखो, ये लाइन ध्यान रखना, प्रत्येक दोलनी गति, दोलनी मतलब क्या होता है? लेकिन वो धीरे धीरे रुक भी जाती है, धीरे 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 भी हो जाती है, हाँ या ना? जब घड़ी चला दी हमने वो रुकने भी रहती है, मतलब कंपन, चलो कंपन मानते। दोलनिक मतलब कांस्टेंट बनी हुई एक समस्थिति को प्राप्त करने का जो इधर उधर हम घुमाते हैं। प्रत्येक दोलनी गति, दोलनी मतलब कंपन जिसे हम इधर उधर करते हैं, समझ में आ रहा है? आवर्ती गति होती है। चलेगा तो एक समय चलेगा, नहीं चलेगा, निश्चित टाइम होगा। लेकिन प्रत्येक आवर्ती गति दोलनी गति नहीं होती। कैसे हो सकती है आप बताओ? क्यों नहीं हो सकती बताओ? पृथ्वी कभी रुकती नहीं है, एक फिक्स टाइम में जो चीज चल रही है उससे मैंने आवर्ती गति बताया है। लेकिन दोलनी गति को तो विरामावस्था में आती है, हाँ या ना? अपनी स्थिति प्राप्त करती है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, और यूपीएससी ने इसी को हिट कर दिया। मेरे पास समझ में आ रहा है बच्चा? रचना देखो, प्रत्येक दोलनी गति आवर्ती गति होती है, जब मूवमेंट करेगी तो अपनी जगह पे तो आएगी निश्चित, साम्यावस्था प्राप्त करेगी। लेकिन प्रत्येक आवर्ती गति दोलनी गति नहीं होती है, क्योंकि वो निश्चित अपने समय अंतराल में चल रही है। यानी एवरी ऑसिलेटिंग मोशन इज अ रिकरिंग मोशन, बट एवरी रिकरिंग मोशन इज नॉट अ ऑसिलेटिंग मोशन। समझ में आया? अब आप देखो बच्चों, ये मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, ये बड़ा कर रहा हूं। अब इसे आप देखेंगे, ये रहा, ये एनसीईआरटी का पेज है बेटा, ये हमारे द्वारा बनाया गया पेज नहीं है। अब आप देखेंगे आवर्ती गति इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को आप, तो उसे समझ सकते हैं। ठीक है बच्चा? देखो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, देखता हूं कि तुम्हारा स्तर है भी आईएएस लायक या नहीं है। नहीं है तो हम छोड़ेंगे नहीं और मेहनत करेंगे, तो उसे समझना। अब आवर्ती गति करने वाले पिंड की एक संतुलन अवस्था होती है, अभी समझाया, एनसीईआरटी का रीड कर रहा हूं। उसकी गति के पथ में स्थित होता है जब पिंड की संतुलन अवस्था में, इसे मैं और पेन को थोड़ा सा छोटा करता हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। ओके, देखो है ना, संतुलन अवस्था होती है, उस पर लगने वाला कुल बाह्य बल शून्य होता है। बाह्य बल क्या होता है बच्चों? शून्य होता है। ठीक है, है ना, उस पे लगने वाला एक बाह्य बल क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, शून्य होता है। अतः पिंड को इस अवस्था में विराम की स्थिति में छोड़ दें तो ये सदा विरामावस्था में ही बना रहेगा। क्यों? किताब को रख दे तो रखी रहेगी,
हाँ यार, एक ही पे चलती रहेगी या चलती रहेगी या रुकी रहेगी, है ना। यदि पिंड को इस अवस्था में थोड़ा सा विस्थापित कर दें, यानी एक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर उठा के रख देना, विस्थापन कहलाता है। विस्थापित करें तो पिंड एक बल कार्य करने लगता है और पिंड को पुनः उसकी संतुलन अवस्था की ओर ले जाने का प्रयास करता है। ये ऐसे छोड़ हिला दें पेंडुलम को तो धीरे 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 बल काम करेगा, हाँ या ना, उसको खींच के लाएगा, फिर खींच के लाएगा, एक बल काम करने लगता है प्रयास। इसके फलस्वरूप क्या होता है, दोलन या कंपन उत्पन्न हो जाता है, जो रोकेगा खींचेगा फिर लाएगा। उदाहरण के लिए यदि कटोरे में एक गेंद रख दें, एक गेंद रख दो कटोरे के अंदर, उसे घुमा दो तो घूम घूम के आ जाएगी एक जगह पे। गेंद रख दें कटोरे का में एक गेंद रख दें, कटोरे की तली में संतुलन अवस्था में होती है, यदि उसके इस बिंदु को थोड़ा विस्थापित करके गेंद को कटोदोलन करने लगती है, मतलब जो समय स्थिति है उसे हिला दें, तो प्रत्येक दोलन गति आवर्ती होती है। ये मतलब विस्थापित करे गेंद कटोरे में दोलन करने, मैं हिला दूंगा तो दोलन करेगी नहीं करेगी, लेकिन उसे बनाने की समझते कोशिश करेगी। अब देखो ये लाइन यूपीएससी ने ये उठाया, प्रत्येक दोलन गति आवृत्ति होती है परंतु प्रत्येक आवृत्ति गति दोलनीय नहीं होती। ये इंग्लिश में भी पीडीएफ में आपको डाउनलोड करके दे दूंगा रिमझिम, ठीक है। ये तो एक स्क्रीनशॉट में रखा, तुम्हें पता लगे मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ये तो मैंने इंग्लिश में लिख ही दिया सब कुछ। तो वर्तुल गति भी आवृत्ति होती, दोलनीय नहीं होती। ये देख उदाहरण है, क्लियर हुआ। अब आप देखें खुद, ये एनसीईआरटी का पेज था, ये मेरे द्वारा बनाया गया कोई पेज नहीं है, ये एनसीईआरटी का लिख सकते हैं, मैंने KHPH 2001 पीडीएफ को डाउनलोड किया है आपको समझाने के लिए। चलिए, तो हमें समझ में आ गया कि बच्चों प्रत्येक दोलनी गति आवर्ती गति होती परंतु प्रत्येक आवृत्ति दोलनी गति नहीं होती है। चलो ठीक है, अब हम आगे करते हैं। दोलन या कंपन करती वस्तु, सिंपल सा जो ही वही है, दोलन या कंपन करती वस्तु पर एक बल कार्य करता है तभी तो खींचेगा, जिसकी दिशा सदैव साम्य स्थिति की ओर होती है। जैसे वो आगे गई, मेरी साम्य स्थिति जो रोकने की है ना, तो वो रोकने की ओर काम करता है ना। देखो ये गया, ये पेंडुलम है, ये गया उधर, तो वापस कैसे आएगा, मैं खींचूंगा ना एक बल, तो उसकी साम्य स्थिति की ओर ही तो होगा। तो बल काम करता है जिसे हम प्रत्यायन बल या रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। इसके कारण वरुण का त्वरण उत्पन्न होता है तथा वह कंपन करती है, जाएगी फिर खींचेगी फिर जाएगी आएगी। A force acting on a oscillating on vibrating object always move towards equilibrium, साम्य स्थिति रुकना चाहती है, is called restoring force. This cause oscillation in the object and its vibrates. ठीक है बच्चा, कोई डाउट तो नहीं है भाई, वो वापस तभी तो आएगी जब कोई फोर्स उसे खींचेगा। चलिए आगे करते हैं। आवृत्ति गति मैंने समझा दी अच्छे से। एक निश्चित पथ पर गतिमान वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना, घड़ी की सुइयों की गति व घड़ी का पेंडुलम की गति इत्यादि। ये उदाहरण है जो आप ये नोट्स में दे दूंगा मैं, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। जैसी मेरी क्लास खत्म होगी आपको नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको हार्ड कॉपी दे देंगे ऑफलाइन। अब आता है सिंपल सरल आवृत्ति, समझ में आ रहा है, सरल आवृत्ति की व्याख्या। अब बच्चों सरल आवृत्ति क्या होती है, वो कोई अलग नहीं है, ज्यादा नहीं है, एक विशेष प्रकार की दोलनी गति, ऑसिलेटरी मोशन। ये समझ में आ गया ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, अभी पढ़ा ना, एक जगह रुकना, जो इक्विलिब्रियम होता है उसका इधर उधर मूव करना ही मोशन कहलाता है। जिसमें गति करते हुए पिंड पर कार्यरत प्रत्यावर्तन बल, रिस्टोरिंग फोर्स मतलब तरफ खींचने वाला, आगे गया उसे खींचूंगा, हाँ या ना, उसे कहते हैं हम रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग बनता था तो इसका त्वरण मतलब जो खींचते तो एक फोर्स लगता ही लगता, खींच चलना, त्वरण मतलब खींचना, स्पीड गति देना। साम्य स्थिति के कण के विस्थापन के अनुक्रमाती होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट दोनों का है, जाना एसलेशन और आना, ये क्या होता है, अनुक्रमाती होता है। जितना खिसकी उतनी तो वापस आएगी, उसी की बात बता रहा हूं। सिंपल पीरियोडिक मोशन, हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं इसे। देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशंस in which the restoring force acting on the moving body and its acceleration are directly proportional to the displacement of the particle from the equilibrium position.
अरे भैया, जो इधर जाएगा उतना इक्वली इधर जाएगा नहीं जाएगा? हाँ या ना? डायरेक्टली उतना ही फोर्स लगता ही नहीं तक पीछे खींचने का ऊपर। इसी को हम क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन या पीरियोडिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ रहा है रचना मैडम? जो उधर गया वो फिर इधर आएगा इक्वली, जो आगे गया है उसे खींचता रिस्टोरिंग बल कहते हैं। समझ में आया? हिंदी में क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन, ऐसे करो, नयन नयन नयन, प्रत्यानयन बल काम करता है। और इनका संबंध विस्थापित वस्तु क्या होता है? जितना गई उतनी विस्थापित हुई उतना वापस आएगा। उसे हम क्या कहते हैं? अनुक्रमाती होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। चलिए हम आगे आते हैं बच्चा। आयाम क्या होता है? आयाम एम्पलीट्यूड। बड़े बड़े बच्चे, बी करने वाले बच्चे बैठे तो पूछे एम्पलीट्यूड क्या है? सर वी हैव अ कंफ्यूजन टुवर्ड्स एम्पलीट्यूड। मैंने why you have a confusion towards amplitude when you have been continuously learning, even you took BE, you did BE in graduation, you had a physics subject in 12th 11th, still you have some confusion, or even he has completed already मतलब कंप्लीट सेशन एनी एकेडमी, यूपीएससी कोर्स भी खत्म कर लेते, सब कुछ कर लेते हैं, एम्पलीट्यूड नहीं मालूम। तो क्या पढ़ाई, ऐसे फायदा पढ़ाई का? एक गांव में रह के भी आईएएस बनता है, और एक मंत्री का लड़का अरबों रुपए ऑडी से जाने वाला दिल्ली की करोड़ों रुपए की कोचिंग ज्वाइन करने के बाद भी ससुरा प्रीलिम्स नहीं निकाल सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब तक आप बारीकी से नहीं पढ़ेंगे, जो आपका लेवल उस अनुसार नहीं पढ़ेंगे, आप कुछ भी कर लो, सफल नहीं हो सकते। एक गांव का लड़का बना है, ये तो मालूम है, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बनने वाला लड़का हमारे इंदौर का बना है। 2019 में हमारे कोचिंग से जो हमारे 2013 के बच्चे थे जो पढ़ रहे थे, 3 बच्चे आईआरएस बने, इंडियन रेलवे सर्विस डीएम ज्वाइन करा, जिनका हमारी वीडियो भी डली हुई है यूट्यूब पे। 3 आईआरएस हमारी एकेडमी से निकले यूपीएससी में। हम नहीं कहते हमारे आईएएस निकले, उस समय आईआरएस निकले 3, यूपीएससी क्रैक किया 3 लोगों ने। हमारी वीडियो लगी है, आप देखोगे यूट्यूब पर कि उसका हेडिंग सर्च कर लेना कि जो सबूत के तौर पर डली हुई है। हम कोई फर्जी किसी की रिपोर्ट डालते कि किसी का रिजल्ट, ये टीना ढाबी निकली थी, हर कोचिंग में टीना ढाबी हमारी कोचिंग से निकली, हमारी कोचिंग से निकली, सब में लगा दी, दतिया में लगा दी, आगरा में लगा दी, कहीं हर जगह टीना ढाबी हमारी कोचिंग पढ़ी। अरे कहां से पढ़ लेगी हर कोचिंग से? एक लड़की 100 कोचिंग से पढ़ेगी। हमारे जो बच्चे, वीडियो देखो, आईआरएस के 3 बच्चे हैं, वो आरक्षण से पास नहीं हुए, जनरल कैटेगरी के हैं, और हमने उसमें लिखा है, वीडियो हेडिंग सर्च कर लो, अभी बैठ के सर्च कर लो। हमारे संघ है, अभी तो उनकी ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग पीरियड में है, और उनमें ये लिखा है, हमने हेडिंग डाली है, गुरुओं का सम्मान होते बहुत देखा होगा, कभी शिष्यों का सम्मान भी होते भी देख लो। हमने यहीं पे किया था, नूरे सभा में उनको बुला के सम्मान किया था आईआरएस का, मतलब जो हमारे निकले थे। 3 यूपीएससी क्रैक किया था, और वो कोई अमीर नहीं थे, उनके पिताजी प्राइवेट जॉब करते थे, एक इंश्योरेंस में काम करते थे एलआईसी में, और तो मैटर नहीं करता, मैटर करता आप किस स्तर पे पढ़ रहे हो। बेटा बच्चों ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? ये क्लियर हुआ? अब देखो आयाम, आयाम क्या है? सरल आवर्त गति। सरल आप समझ में आ गया? इधर गया, इधर आया, रिस्टोर बल लगा, इधर आया, एसोलेशन लगा, इधर आया, रिस्टोर बना, पूरा लौट के आया। सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति करता हुआ कोई कण अपने माध्य, माध्य मतलब साम्य स्थिति के दोनों ओर जितना अधिक विस्थापित होता है, उसे उस कण का आयाम कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है सिविल सर्विस में, सेंटीमीटर और मीटर में नापते हैं एम्पलीट्यूड को। किसे नापते हैं? सेंटीमीटर और मीटर में नापते हैं। देखो बच्चों मैं बता रहा हूं, एक बार पढ़ ले तो फिर मैं समझाता हूं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम अ पार्टिकल डिस्प्लेस ऑन बोथ साइड of an equilibrium while moving a simple periodic motion is called dimension of the particle, its unit is centimeter and meter। मतलब कोई चीज जितना दूर फैल सकती है, जितना विस्थापित हो सकती है, उसे फैलने को, उसे दूर दूर जाने को क्या कहते हैं?
उसका आयाम कहते हैं, उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। हाँ बेटा, जी हाँ बेटा, रिमझिम सही लिख रही हो। पीरियोडिक मोशन फोर्स इक्वल होता है, बिल्कुल सही लिख रहे हो, मैं बताया ना, तभी तो इक्वल होगा, नहीं तो फिर आएगा कैसे, साम्यावस्था में कैसे आएगा रिमझिम। ये समझ में आया प्रीति बेटा, समझ में आ रहा है ना? एक बार हाँ और नो में लिख देना बेटा, क्योंकि जिम्मेदारी है तुमसे, मेरी पास तो बात हुई है। समझो बच्चों, तो आयाम किसे कहेंगे? ये रबड़ है, रबड़, जितना उसे मैं खींच सकता हूं, जितना दूर खींच सकता हूं, उसका वो एम्पलीट्यूड कहलाएगा। जितनी कोई चीज विस्थापित हो सकती है फोर्स के अकॉर्डिंग ही होगी, जितनी दूर मैं एम्पलीट्यूड कर सकता हूं वो क्या होगा, उसका विस्थापित कर सकता हूं क्या होगा, उसका आयाम होगा। यानी जो लोलक है, पेंडुलम, यहां तक गया और यहां तक गया, दोनों ओर जितनी दूर विस्थापित हो गया, खिसक गया, उसे उसका क्या कहूंगा, आयाम कहूंगा, एम्पलीट्यूड कहूंगा। कोई डाउट तो नहीं है? ओके, देखिए अब आता है पीरियडिक टाइम। आवर्ती काल क्या होता है? पीरियडिक काल हमने बोला इसे मीटर में रखते हैं उसे, हाँ या ना? तो सिंपल सी इसकी क्या परिभाषा हम देखें, आवर्त गति, समझ में आया? आवर्त गति क्लियर है? आवर्त गति करता हुआ कोई पिंड जितने समय में एक चक्कर, चक्कर को हम बेटा वाइब्रेशन भी कहते हैं, कंपन भी कहते हैं, कंपन पूरा करता है, उसे उसका क्या कहते हैं, आवर्त काल कहते हैं। उसे टी में प्रदर्शित किया जाता है, 1/v लिख देते हैं, लेकिन बात की परिभाषा मैं समझाऊंगा, पहले अभी समझें। समझ में आया? मतलब आवर्त गति कंपन करता कोई पिंड जितने समय में एक चक्कर पूरा करता है, उसे उसका क्या कहेंगे बच्चों, आवर्त काल कहेंगे। जैसे पृथ्वी घूम के आ गई, आया ना, ये इसका क्या है, आवर्त काल है। जो भी समय है जिसे टी में प्रदर्शित कर रहा हूं वो क्या है, इसका आवर्त काल कहा जाता है। वेरी गुड। अभी क्वेश्चन आ रहा है, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में है, मुझे निराश मत कर देना। क्वेश्चन को पढ़ोगे, यूपीएससी क्वेश्चन है वो, और मैं बहुत मेहनत करके समझा रहा हूं तुम्हें, इज्जत तुम्हारे हाथ में, आंसर सही दोगे मुझे अभी। समझ में आया आवर्तकाल क्या होता है? अब आता है आवर्ती, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। जब बात देखो, हम कहते हैं आवर्ती मतलब ऊर्जा, एक प्रकार की एनर्जी, ठीक है भैया, जो भी वस्तु जो हमारे मतलब कंपन कर रही है, वो उसकी ऊर्जा है, तो उसे क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, एनर्जी। लेकिन पर्टिकुलर आवृत्ति की जो परिभाषा आती है उसे आप क्या लिखोगे बच्चों? तो आप ध्यान दें, आवृत्ति मतलब दोलन, कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में, एक सेकंड में जितना कंपन करेगी, चक्कर लगाएगी, दोलन करेगी, पूरा करती है, उसे उसकी क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, उसे एन में प्रदर्शित करते हैं। द ऑसिलेटिंग वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट कंप्लीट द ऑसिलेशन वाइब्रेशन रोटेट इन कितना, एक सेकंड में, इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। इसे डिस्प्ले किसमें करते हैं बच्चों, एन में करते हैं। तो चलो ये हो गया। अब मेरी आई परीक्षा की घड़ी, तुम्हारी नहीं है। तुम अगर परीक्षा में फेल होते हो आईएएस में, तो तुम्हारा फेल नहीं है, वो मेरा फेल होगा, मेरा फेल होता। अब हम क्वेश्चन करते हैं यूपीएससी क्वेश्चन। बच्चों पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है बच्चा, जल्दबाजी कोई नहीं करेंगे। देखो ये मैं इंग्लिश में ही भेज दूंगा, मैंने हिंदी का स्क्रीनशॉट लिया है पेपर का, आप समझेंगे। दोलन गति के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, आराम समझे पहले। ए, इसमें साम स्थिति के दोनों ओर इधर उधर गति होती है। बी, इसमें साम्य स्थिति के सीधी गति होती है। सी, इसमें एक ही दिशा में गति होती है। डी, दोलनी गति उसे कहते हैं जिसमें वास्तविक रूप में गति नहीं होती है। अब आप मुझे बताएं, सिर्फ बी आपको लगता है सही है, इसमें साम, तुम्हारा पहला आंसर क्या है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आंसर बताइए, ए बी सी डी टाइप करो, 1 2 3, कौन सा आंसर आपको दिख रहा है इसके अंदर? मुझे आंसर बताइए फटाफट, सोच के टाइप करिए। रिमझिम, प्रीति, जो भी बच्चे देख रहे हैं फटाफट आंसर टाइप करिए। ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है।
जी, कोई देखेगा नहीं नीचे। अब कौन सही लग रहा है तुम बताओ? तुम्हारा 4 का, तुम्हारा सीमा ये वाला सही है, मतलब ए सही है ना, इससे पहचानना पड़ेगा ना अपने को। तुम्हारा रंजना केवल ए। ओके रिमझिम, आपका आंसर गलत है रिमझिम। साम स्थिति में सीधी सीधी गति नहीं होती है रिमझिम, आपका आंसर गलत है। आंसर है हमारा 4A। साम स्थिति मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है, में दोनों ओर इधर उधर गति होती है। ये मेरा ए आंसर सही है। देखो आपने यूपीएससी क्वेश्चन सही कर लिया। क्यों कर लिया? सही से पढ़ा, कॉन्सेप्चुअल पढ़ा, रटती नहीं समझ में आता, भूल। ये 4 लाइनें कैसे रट सकती तुम बताओ? सीधी होगी सामगति, भूल जाओगे सामगति सीधी सामगति टेढ़ी नहीं। आईएएस का फॉर्मेट डिफरेंट है, एमपीपीएससी का फॉर्मेट, यूपीएससी का फॉर्मेट डिफरेंट होता है। समझ में आया नहीं आया? प्रीति ए आंसर सही है इसका, ये वाला केवल 4, क्योंकि वो दोनों इधर उधर गति करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? थोड़ा छोटा करता हूं इसे मैं। हाँ, कौन सा कथन सही है? ठीक है बच्चा, पढ़ो आराम, जल्दबाजी नहीं। वहां 50% पे सिलेक्शन होता है, हमें 70-80 सही करने हैं। प्रत्येक दोलनी गति आवृत्ति गति होती है और प्रत्येक आवृत्ति गति दोलनी गति होती है। पहला पॉइंट, यूपीएससी क्वेश्चन है, पहला पॉइंट। अगली बार सन भी लिख दूंगा यहां पे मैं। प्रत्येक दोलन गति आवृत्ति गति होती है, परंतु प्रत्येक आवृत्ति गति दोलनी गति नहीं होती। प्रत्येक दोलनी गति एक निरपेक्ष गति होती है। हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, केवल ए सही है, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही हैं, या केवल सी सही है? हाँ आप बताओ, आप बताओ कौन सा सही है? बी सही है, वेरी गुड। प्रत्येक दोलन गति आवृत्ति गति होती है, लेकिन प्रत्येक आवृत्ति गति दोलन गति नहीं होती है। अब आप यही चीज रटोगी तो कैसे रट सकती थी बताओ? आवर्ती गति दोलन, अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि प्रत्येक आवर्ती गति ये होती है, दोलन गति होती है, तो हमारा हमने आराम से लगा लिया। समझ में आया? शाबाश, वेरी गुड। निरपेक्ष गति का मतलब है सीधी रेखा की गति, वो अलग होता है। निरपेक्ष एब्सोल्यूट रेखा होती है, वो अलग होती है। अब आता है हमारा ये तीसरा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे। कॉपी बंद करें सब, कॉपी बंद करें सभी। दोलन या कंपन करती वस्तु पर कैसा बल कार्य करता है? अच्छे समझेंगे। दोलन या कंपन करती वस्तु पर कैसा बल कार्य करता है? जिसकी दिशा सदैव सामस्थिति की होती है, जिसकी दिशा सदैव सामस्थिति के विपरीत होती है, जिसकी दिशा ऊर्ध्वाधर होती है, जिसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। व्हाट डू यू थिंक? ऑब्वियसली बात है, वो इधर गया तो विपरीत रिस्टोर फोर्स लगेगा, प्रत्यानयन बल बताया था मैंने। तो जिसकी दिशा अगर मैं बात करूं तो क्या होती है हमारी बच्चा? जिसकी दिशा सदैव साम स्थिति की ओर होती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी इसका आंसर क्या होगा? केवल ए ही सही है। ये जो क्वेश्चन निकल के आते हैं वो मैंने लिखवाया है, नोट्स में भी रहेगा मेरे। ठीक है बच्चा, अब आता है मेरा अगला क्वेश्चन। ये आखिरी क्वेश्चन है जो इसमें से बनते हैं सिविल सर्विस में। यही क्वेश्चन आएंगे, आंख बंद करके लगाओगे तुम। आवर्त गति के बारे में क्या सही है? आवर्त गति समझ में आ गया था, बताया था, स्पीड बताया था, घूम रही है। एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व की गति को नहीं दोहराती। एक निश्चित समय अंतराल में अपनी की गई गति को एक ही बार दोहराती है। यह इसमें कोई गति नहीं होती। एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व की गति को दोहराती है। बिल्कुल अपनी जैसे पृथ्वी बार बार अपनी पुरानी की गई गति को वो क्या करती है? दोहराती है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसे क्या कहते हैं बच्चों?
आवर्त गति। इसमें कौन सा सही होगा? डी, ओनली डी सही है, ओनली डी सही है। तो बच्चों आज का मेरा टॉपिक खत्म होता है। फिर तो हमारे बहुत सारे हैं, वेव्स, मोशंस, सबके क्वेश्चन बनाए हैं जो यूपीएससी में आए हैं। और जब तक इनकी प्रैक्टिस नहीं है, आपको मैं सारे दे दूंगा, तो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम कैसे कर पाएंगे क्वेश्चन? मुझे आप बताओ। चलो, और उसी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। मैंने साइंस का आपको टॉपिक दे दिया, आपको मालूम है हमारा मार्च में खत्म हो जाएगा। बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस, प्री और मेन दोनों ले लिए मैंने। 3 महीने रिवीजन, समझ में आ रहा है? फिर मैं भी हाँ थोड़ा 40% मेंस कर दूंगा मैं। फिर जब प्री होगा उसके बाद 1.5-2 महीने रिजल्ट आएगा। अक्टूबर में परीक्षा होगी आईएएस की, तो सोचो आपको कोर्स तो तभी खत्म हो गया। लिख लिख के प्रैक्टिस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करेंगे हम, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। आप कितना अच्छा पढ़ा, जब पढ़ोगे नहीं, हम समय नहीं करेंगे, तो फिर मैं क्या कर पाऊंगा? मुझे आप बताओ। और बच्चों हमारा नया ये तो हमारा नया बैच 2 नवंबर से स्टार्ट हुआ। आप लोगों ने 2 नवंबर से आपने देखा है। 1 नवंबर मेरा 24 नवंबर से शुरू करेंगे हम, बिल्कुल। इसके बाद शायद हमारा कोई बैच नया शुरू नहीं करेंगे हम। तो आपके अगर कोई मित्र हैं, फ्रेंड हैं, कोई भी हैं, तो आप कह सकते हो कि वो हमें ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन घर बैठे भी और ऑफलाइन कोचिंग में आके भी। बता देंगे, फोन पे बताएंगे, है ना? ठीक है, आप दोनों से ज्वाइन कर, लेकिन कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है। प्रीलियम्स को अगर कॉन्सेप्ट रटना है नहीं, अच्छा ये चाल इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट रट सकते हो आप? कितने रट पाओगे? सहमति नहीं आएगी, होगी नहीं, फॉर्मेट ही अलग है। किसी कोचिंग में प्रैक्टिस ही नहीं कराते, वो फैक्चुअल करा रहे हैं। बच्चे फैक्चुअल कर रहे हैं, फैक्चुअल आएगा ही नहीं आपके में। तो टॉपिक करो, यूपीएससी क्वेश्चन उठाओ और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, होगी तैयारी। और 6 to 12 का मैं यहाँ बहुत सारे पेज लगाऊंगा मैं। आज मैंने एक लगाया था एनसीईआरटी का, एक लगाया था। यहाँ हर क्वेश्चन में, हर टॉपिक में एनसीईआरटी का पेज लगाऊंगा, जिससे एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम क्या सही पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं और कहां से पढ़ रहे हैं। कोई नहीं पढ़ो खुल्लर फुल्लर, कुछ मत पढ़ो, ओजा पोजा, ये रद्दी है, लूट रहे हैं तुम्हें। तुम पढ़ो एनसीईआरटी, बीएससी किताब पढ़ो, एमए की किताब पढ़ो। अच्छा, ये मैं कब कराऊंगा? मार्च के बाद बीए एमए प्रिंसिपल्स लिखवाएंगे हम, सिद्धांतिक। मैंने कहा ना 40% हम खत्म कर लेंगे, उसके बाद 60% आप सिद्धांत याद करोगे। मैं हर चीज बीए एमए की लेवल के अच्छे आंसर राइटिंग लिखेंगे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है तुम्हें। मेरे बच्चे पिछली बार आईएएस आईपीएस में नहीं निकले थे, आईएएस मिला, तुम्हें आईएएस में निकाल के दिखाना है। और वो कैसे संभव है? ऐसे ही संभव है। पेपर हुआ नहीं होता, हम लोग नहीं पढ़ा पाते, इसलिए आपको समय, आप तो मेहनत करने आते हो। कोई पैसा देके क्यों आएगा किसी के पास, परिवार छोड़ के? बस लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है बच्चा? ठीक है, थैंक यू सो मच।